हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। सबकी नीट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, मेरा नाम है अनमोल कुमार। वेलकम बैक टू श्रीजी फिजिक्स प्रेप, जहां पर आपकी फिजिक्स की प्रेप होगी सबसे बेस्ट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एसएचएम से। और यहाँ पर ध्यान से देख लो, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ एसएचएम के सारे फॉर्मूले हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। डिटेल लेक्चर मेरे पास यहाँ पर मिल जाएगा तुम्हारे को, मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हारे को लिंक लगा कर दे दूंगा, जहां पर इसका क्रैश कोर्स का लेक्चर आपको मिल जाएगा एसएचएम का। तो वहां से आप पार्ट्स को देख सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला रिवीजन होने वाली है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहली चीज आ जाती है हमारे पास, बेस इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती है। हमें पता है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर एन एक जनरल इक्वेशन हो जाती है, जहां पर अगर मैं एन की वैल्यू 1 लिख देता हूं तो एन की वैल्यू 1 एसएचएम को दिखाता है। तो हमारे पास एक बेस डबल डिफरेंशियल इक्वेशन निकल कर आ जाती है एसएचएम की, जो कि कितनी होती है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो इटसेल्फ। ये क्या हो गई, हमारी डबल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, किसकी, एसएचएम की। ये कब यूज होती है, ये तब यूज होती है जब मुझे वेरीफाई करना होता है कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन एसएचएम दिखाएगी या फिर नहीं दिखाएगी। ओमेगा का मतलब क्या हो जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो यहां पर तुम देख रहे हो, जैसे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी को मैं लेकर चल रहा हूं, क्या ये एसएचएम दिखाएगी। तो पहले मैंने इसे फर्स्ट टाइम डेरिवेट करा, एक बार डेरिवेट करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है ए ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। फिर से डबल बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब ये जो मेरे पास रिजल्ट निकल कर आया इसे फिर से मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया। तो मेरे को कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ए ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, डिफरेंशिएशन तो सबको आती ही होगी। अब इसमें क्या हो गया, a और साइन ओमेगा टी मेरा x ही कहलाता है, तो मैंने यहां पर इसे रिप्लेस कर दिया x से। तो मेरे को कुछ ऐसी इक्वेशन देखने को मिल जाएगी। अब अगर मैंने इसे रीअरेंज करा तो मुझे वही इक्वेशन देखने को मिल गई जो यहां पर मैंने लिखी हुई है, दैट इज द डबल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एसएचएम पार्ट इटसेल्फ। तो हम ये बोल सकते हैं कि यस, ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी है एसएचएम दिखाएगी। फर्दर ये भी ध्यान रखना कि अगर कोई इक्वेशन है जो एसएचएम दिखा रही है, तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि भाई उसका टाइम पीरियड कितना होगा इसी एक इक्वेशन से। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पर लिखा f इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर वन, है ना। मैंने इसे f को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मास इंटू एक्सलरेशन विच इज डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। अब ये तो खुद ही इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, और ये हम कहाँ लगाते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर लगाते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम। तो अगर हम इस इक्वेशन को वापस लिखें तो हमें कुछ ऐसी दिखाई देगी ये इक्वेशन। अगर मैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर को लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, के अपॉन में एम इंटू एक्स। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। नाउ द थिंग इज दैट कि मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो सिस्टम है ये एसएचएम दिखा रहा है, मैंने बोल दिया कि प्रैक्टिकली मैंने ये देखा है कि ये सिस्टम एसएचएम दिखा रहा है, और ये इसकी इक्वेशन निकल कर आ रही है। जब मैं इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करूंगा तो मुझे पता है जो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होगा वो ओमेगा स्क्वायर कहलाता है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी के बाय एम। हेंस फोर्थ हमारे पास टाइम पीरियड यहाँ पर निकल कर आ सकता है। कितना निकल कर आ जाएगा, टी विल बी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ के बाई एम फॉर द केस ऑफ योर स्प्रिंग मास सिस्टम। यहां पर हमारी एक पर्टिकुलर चीज खत्म हो गई। अच्छा, अब हम दूसरी चीज पर आ जाते हैं। हार्मोनिक इक्वेशन, हमारे पास कोई भी इक्वेशन जो कॉस और साइन की फॉर्म में होती है हम उसे हार्मोनिक इक्वेशन कहते हैं। वो अपने आप में ही पीरियोडिक इन नेचर होती है, ठीक है। तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमारी बेसिक एसएचएम की इक्वेशन हो जाती है। फाई हमारे पास इनिशियल फेस होता है, ओमेगा टी हमारे पास इंस्टेंटेनियस फेस हो जाता है, एंड ये टोटल टोटल एंगल हमारे को टोटल फेस कहलाता है। ए हमारा एम्पलीट्यूड हो जाता है और एक्स हमारी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। तो ये लोग हमसे पूछते हैं, अगर ये तुम्हारी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालो, है ना भाई। हमारा जो एसएचएम होता है अगर हम देखें तो वो मीन पोजीशन के अबाउट होता है ना, इन बिटवीन योर प्लस ए एंड माइनस ए, दैट इज द प्लस एक्सट्रीम एंड द माइनस एक्सट्रीम। तो ये हमसे पूछता है कि किसी भी एक पॉइंट पर आप वेलोसिटी बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए, ये सारी चीजें हमसे पूछी जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए तो हम यही डायरेक्टली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो तुम्हें वेलोसिटी बतानी है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एक्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो तुम ये फॉर्मूला लगा देना। और ध्यान रखना इस फॉर्मूले के ऊपर 100% क्वेश्चन आता है। velocity as a function of x will be equal to omega under root of a square minus x square, where x is the displacement from the mean position. अब तुम्हें velocity as a function of time निकालना है तो इस इक्वेशन को टाइम से डेरिवेट कर देना, you will get this formula a into omega cos omega t plus phi। ठीक है, हम यहाँ पर फाई को जीरो लेकर चल लेते हैं ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन हमारे पास ना रह जाए। तो मैं फाई को यहाँ पर से हटा देता हूँ, यहाँ पर से भी इस सीन में से मैं फाई को हटा देता हूँ। इवन दो फाई हो सकता है लेकिन अभी कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, इसलिए मैं फाई को अपने इस रिलेशन में से हटा रहा हूँ, ठीक है। फाई 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 हटा दो, फाई को आप जीरो मानकर चलो यहाँ पर।
तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना आ जाएगा, माइनस ए इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। मतलब तुमने करा कुछ नहीं, बस इस एक्स को इसी फॉर्म में वापस यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, तब जाके टाइम का फंक्शन आ जाता है। अब फिर हमसे ये पूछता है काइनेटिक एनर्जी निकालो एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो हाफ एम वी स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब तुम्हें अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूले को आपको यहां पर लगा देना है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला आपको यहां लगा देना है। तो यहां पर हाफ एम वी स्क्वायर ही मेरे पास आंसर रहेगा, लेकिन v की जगह मैं ये वाला फॉर्मूला यहां पर लगा दूंगा, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब कोई कह रहा है काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो मैं वेलोसिटी में ये वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा, लेकिन बेस फॉर्मूला मेरे पास हाफ एम वी स्क्वायर ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर। अब यहां पर कोई पूछे पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, तो यही हम यहां पर रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में आपको जो डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है वही यहां पर रीसिचुएट कर देना है। अगेन मैं यहां पर से फाई को हटा दूंगा, क्योंकि मैं कोई कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर नहीं चाहता। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला रट कर रख लो, इट इज द सम ऑफ दिस वन एंड दिस वन, किन्हीं भी दो को आपको ऐड कर देना है, या तो इन दोनों को ऐड कर दो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, या इन दोनों को ऐड कर दो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन ये फॉर्मूला निकल कर आएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। रात को 2 बजे भी तुमसे सपने में पूछूंगा कि बेटा आंसर क्या आता है, तो ये मत भूलना, 100% श्योर रेट है कि इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है। ये फॉर्मूला रटने वाला फॉर्मूला होता है, क्योंकि चलो नेक्स्ट पर अब हम आ जाते हैं ग्राफ पर। ये ग्राफ बार बार हमसे पूछा जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी का ग्राफ एक्स के वजह से, एक्स के वेरिएशन की वजह से। तो यहां पर हम इस वर्टिकल एक्सिस पर सारी एनर्जी लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, टोटल एनर्जी हो गई, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहता है वो डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस रहता है। तो हमें पता ही है कि भाई जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो हो गई 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये इन्वर्टेड पैराबोला है, उल्टा पैराबोला है, क्योंकि अगर आप देखोगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, तो ये इन्वर्टेड सैड पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो यहां पर ये रहा काइनेटिक एनर्जी का कर्व विच इज अ सैड पैराबोला इटसेल्फ। पोटेंशियल एनर्जी तो इजी है, हाफ की एक्स स्क्वायर होती है, तो यहां पर ये हैप्पी पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहने वाली है, दैट इज 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो वो चेंज नहीं होता, तो वो चेंज नहीं होने वाली। यहां तक ये बात क्लियर। ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशंस हो जाती है, डॉटेड पोजीशन जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन दिखाती है, मतलब ये आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम हो गया, ये आपका नेगेटिव एक्सट्रीम हो गया, ये मीन पोजीशन हो गया। हमें ये पता चल रहा है कि भैया मीन पोजीशन के अंतर्गत, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। मीन पोजीशन पर एक चीज ध्यान में रख लेना कि मीन पोजीशन पर तुम हर बार ये नहीं कहोगे कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये आपको याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती, अभी पता चल जाएगा क्यों। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशंस पर आप देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमाइज कर जाती है और काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी यहां जीरो ही होगी। ठीक है, अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करूं तो याद रखना, यहां पर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है, देखो आपकी मान लो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी एफ है, तो काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2f होगी। मतलब एक ही ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी 2 बार मैक्सिमा हिट करेगी और पोटेंशियल एनर्जी भी 2 बार मैक्सिमा हिट करेगी, इसलिए उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, एक बार पॉजिटिव एक्सट्रीम पर और एक बार नेगेटिव एक्सट्रीम पर, ये ध्यान रखना है इस चीज को। ओके, अब जो मैं बात बोल रहा था कि भाई पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती, ये बात यहाँ पर लेजिट हो रही है। तुम देख रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर भी एग्जिस्ट कर रही है। इसका एक बेसिक एग्जांपल ये हो जाता है, मान लो तुमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिया और उसे ऐसे ग्रेविटी के अंडर टंगा कर रख दिया, तो यार यहाँ पर इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के पास कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी तो एग्जिस्ट कर रही होगी। अगर तुम उसको अकाउंट में लोगे तो वो तो हमेशा ही एग्जिस्ट कर रही थी, चाहे वो मीन पोजीशन हो चाहे वो एक्सट्रीम पोजीशन हो, तो वो तो कभी मिटने नहीं वाली। मानते नहीं मानते? तो यार ये तो पोटेंशियल एनर्जी वैसे भी रेफरेंस बेस्ड गेम रहता है ना, किस रेफरेंस पर तुम ले रहे हो किस रेफरेंस पर तुम नहीं ले रहे। तो इसलिए ध्यान रखना कि मीन पोटेंशियल एनर्जी कुछ कुछ केसेस में एग्जिस्ट कर सकती है, नीट के केस में कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन मीन पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसलिए जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है एट द मीन पोजीशन, इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन बी मिनिमम, मिनिमम वैल्यू कैन टेंड्स टू जीरो,
मगर ये मत कह देना कि हमेशा ही जीरो होगी, ऑलवेज वर्ड जब भी आ जाए ना तो ये मत कह देना हमेशा ही जीरो होगी। यहाँ तक ये बात क्लियर। तो इस केस में भी आप देख पा रहे हो पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी का कर्व है, और ये टोटल एनर्जी है जो ऊपर है, हमेशा की तरह ये कांस्टेंट ही रहने वाली है। मैं एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, थ्रू आउट द जर्नी तुम्हारे पास ये ध्यान रहना चाहिए। जैसे मान लो तुम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एसएचएम यहाँ पर करवा रहे हो, ठीक है, तो ये हमारे पास मीन पोजीशन हो गई, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम हो गया, ये नेगेटिव हो गया। मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एसएचएम लेकर चल रहा हूँ, ये पॉइंट हो गया, मान लो पी क्यू आर एस मैं नाम दे देता हूँ, तो ये पॉइंट हो गया पी, ये हो गया क्यू, है ना, और ये पॉइंट हो गया आर। जब तुम्हारी पी से क्यू की जर्नी होगी तो इस केस के अंदर तुम्हारा जो एक्सेलरेशन होगा उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है, वेलोसिटी घटेगी, इस केस में डी एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है बस आपको। और तुम्हारे इस केस के अंदर काइनेटिक एनर्जी घटेगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जब आपका मोशन Q से P होगा, कहाँ से, Q से P, तो इस केस के अंदर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, दिख रहा है ना, हाँ, और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। डिटेल लेक्चर जाके मेरे क्रैश कोर्स पर पढ़ लेना। अब जब तुम यहां पर से, कहां से, P से लेकर R तक जाओगे, तो P से लेकर R तक जाने में अगेन तुम्हारे पास क्या होगा, कंप्रेशन बढ़ने लग जाएगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बढ़ने लग जाएगा, वेलोसिटी कम होने लग जाएगी, ए पर आते ही टोटल हॉल्ट पर आ जाओगे, मतलब नेगेटिव ए पर तुम टोटल हॉल्ट पर होंगे, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब तुम्हें यह बताना है आर से पी जब तुम जा रहे होंगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा, ये कमेंट सेक्शन में आप लिख कर बताइएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर हम वापस मूव ऑन करते हैं। फेजर तुम लोग अगेन क्रैश कोर्स वाली वीडियो से देखोगे, बहुत लंबा है, यहाँ पर कवर नहीं करवाने वाला, वहां मैंने डिटेल में क्वेश्चनों के साथ कवर करवा रखा है। अब टाइम पीरियड ऑफ वेरियस सिस्टम, ये मैंने सारे के सारे जितने भी तुम्हारे आज तक के मॉक टेस्ट है, नीट के हो या जेई मेंस के हो, सारे के सारे मॉक टेस्ट से मैं यहाँ पर ये लेकर आया हूँ। एक चीज ध्यान में रखना, कभी भी कांस्टेंट फोर्सेस का कोई कम नहीं होता सिस्टम के अंदर। तो तुमने देखा ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, मतलब तुमने जमीन के ऊपर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को रख दिया, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k। अब तुमने चाहो तो उसे इंक्लाइन प्लेन पर भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उतना ही टाइम पीरियड रहने वाला है। अब मान लो तुमने अपने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के ऊपर यहाँ पर एक चार्ज दे दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। अब चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगेगी विच विल बी QE। कांस्टेंट फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम पीरियड अभी भी T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट मास ऑफ द ब्लॉक अपॉन में स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग ही रहने वाला है। तो ये तीन केस आप अच्छे से रट लो कि भैया मेरे पास अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दे रखा है और कोई भी कांस्टेंट फोर्स लगा दी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वेदर द कांस्टेंट फोर्स विल बी mg sin थीटा इटसेल्फ, वेदर द कांस्टेंट फोर्स विल बी QE इटसेल्फ और एनी अदर कांस्टेंट फोर्स, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, टाइम पीरियड इतना ही रहेगा। अब यहां पर मैंने एक और कांस्टेंट फोर्स लगाकर दिखाया है, तो टाइम पीरियड में कोई चेंज मुझे देखने को नहीं मिल रहा। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम हमारे पास कितना निकल कर आता है, 2 पाई अंडर रूट L/G, वेयर L इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड G इज द इफेक्टिव ग्रेविटी। ओके, अब मान लो हमारा जो पेंडुलम है वो लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपको पता ही है कि ग्रेविटी बढ़ जाएगी, G+A हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, G+A, पूरा फॉर्मूला सेम रहने वाला है, जो लेंथ है वो लेंथ ही रहेगी, लेकिन सीडो फोर्स के चक्कर की वजह से ग्रेविटी की वैल्यू, इफेक्टिव ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो लिफ्ट ऊपर जा रही है तो G+A, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो G-A हो जाएगा। अगर मान लो ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे A एक्सेलरेशन से जा रहा है तो क्या होगा कि तुम्हें पता है A एक्सेलरेशन आगे की तरफ, ग्रेविटी नीचे की तरफ, तो इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट G² प्लस A², NLM में हमने पढ़ा है। तो ये इफेक्टिव ग्रेविटी आ जाएगी, बस आपको यहाँ पर वैल्यू लगा देनी है, फार्मूला 2 पाई अंडर रूट L इफेक्टिव बाई G इफेक्टिव ही रहने वाला है, खत्म। अब यहाँ पर मान लो ये दे दे, ये वाला बड़ा ही स्पेशल केस है, कभी भी आ सकता है, इसमें स्प्रिंग के पास भी अपना मास गिवन होता है अपार्ट फ्रॉम द ब्लॉक इटसेल्फ। तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट m/g, वो m/k, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको 1/3 मास स्प्रिंग का ऐड करना पड़ेगा m में। तो क्या करोगे, m प्लस m ऑफ स्प्रिंग बाय 3, इसको ऐड करोगे, क्लियर। अब यहाँ पर कुछ अतरंगी कंस्ट्रेंड सिस्टम्स मैंने लिख रखे हैं, उसको ध्यान दे लेना और रट लेना, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, ये देखो एक पुली लगा रखा है, ये स्प्रिंग लगा रखी है,
ये मास m है, इसकी डेरिवेशन, इन सब की डेरिवेशन तुम्हें अगेन वहीं पर मेरे क्रैश कोर्स के वीडियो पर मिलेगी, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू आ रही है √2πm/k, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसे चेंज कर दूं, जैसे यहाँ पर स्प्रिंग लगा दी मैंने पुली पर, तो अगर मैंने पुली पर स्प्रिंग लगा दी तो k इफेक्टिव की वैल्यू k/4 हो जाएगी। तो जहां पर तुम k लिखते हो बस वहां पर क्या लिख दोगे, k/4 लिख दोगे। अब यहाँ पर देखो मैंने एक स्प्रिंग यहाँ लगा दी जहां पर इसे मैंने ज्वाइन कर रखा है अपने पुली को, तो यहाँ पर k इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4k हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2πm में k इफेक्टिव। k इफेक्टिव कितना है, 4k। प्लीज इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो। इस वाले केस में k/4 हो गई है, और इस वाले केस में जहां पर ये खुद ही पुली स्प्रिंग से जुड़ चुका है, यहाँ पर दोनों साइड देख रहे हो, एक यहाँ से तार जा रहा है, ये तार अल्बेट खाता है यहाँ पर ऊपर की तरफ जाता है, और यहाँ पर हमारे पास एक स्प्रिंग आ जाती है, तो इस केस में 4k हो जाता है। अब अगर मान लो यहाँ पर भी एक स्प्रिंग आ जाए और यहाँ पर भी एक स्प्रिंग आ जाए, इसी का स्पेशल केस है ये, तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है k इफेक्टिव विल बी 4 टाइम्स ऑफ k1 प्लस k2 अपॉन में k1 प्लस k2। अगेन मैं रिपीट कर दूंगा, यहाँ पर 4k आया था ना, बस अब तुम्हें यहाँ लिख देना है 4k। अब दोनों k है ना, ये और ये दोनों सीरीज में भी लगे हुए हैं, तो हम लिखेंगे 4, तो यहां से आ गया भैया, इस वाले केस में 4 आएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4k1k2 अपॉन में k1 प्लस k2। बस हमें इतना रटना है। ये दोनों केस सिमिलर है, इसलिए 4 का फैक्टर तो आना जरूरी है। ये दोनों स्प्रिंग जो है हमारी, ये पैरेलल में नहीं है, सीरीज में है, इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमें आंसर लगाना पड़ेगा इस केस के अंदर। ये बात क्लियर है, होनी भी चाहिए। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग सीरीज में हो जाए तो जो पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था वो लगा दोगे, अगर पैरेलल में हो जाए तो सीरीज रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला था वो लगा दोगे, सिंपली ऐड कर दोगे। कटिंग ऑफ द स्प्रिंग में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को याद रखोगे। अगर मान लो कोई एक स्प्रिंग थी जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k था, लेंथ l थी, तो आपको ध्यान में रखना है, मान लो मैंने इसे L1 और L2 पार्ट में काट दिया, सो k1 L1 द प्रोडक्ट ऑफ k एंड l शुड बी कांस्टेंट, दैट इज k1 L1 शुड बी इक्वल टू k2 L2 एंड इट शुड बी इक्वल टू द ओल्ड स्प्रिंग विच इज k into l। दिस कॉन्टिन्यूटी शुड बी मेंटेन्ड। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन ये वाला आ गया कि भाई हमारे पास एक स्प्रिंग है और हमने उस स्प्रिंग को 3 सेम पार्ट्स में काट दिया, आइडेंटिकल पार्ट में काट दिया, तो हर एक का k का वैल्यू क्या होगा, तो हमने इसका लिखा k into l विल बी इक्वल टू, जो पहला पार्ट था उसका मान लो मैंने लिख दिया k डैश और l/3, ऐसी जो मेरे पास दूसरा पार्ट था उसका मैंने लिख दिया k डबल डैश इंटू l/3, और तीसरे पार्ट के लिए मैंने लिख दिया k ट्रिपल डैश इंटू l/3। तो तीनों जो पार्ट थे मेरे पास, उन तीनों पार्ट का रिस्पेक्टिव मैंने k यहाँ पर अज्यूम कर लिया। पहले पार्ट का k1 डैश, दूसरे पार्ट का k डबल डैश, तीसरे पार्ट का k ट्रिपल डैश। ठीक है, और तीनों की लेंथ सेम रहेगी, l/3 l/3 l/3, क्योंकि तीनों को 1/3 पार्ट में काटा है ना, एक पूरी की पूरी स्प्रिंग को 3 पार्ट में काटा है, तो एक पार्ट की जो लेंथ होगी वो तो 1/3 आएगी। तो हमने क्या करा, स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ, स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ, स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ शुड बी इक्वल टू द ओल्ड केस विच इज k into l itself। तो अगर मान लो तुम्हें k1 डैश की वैल्यू निकालनी है तो वो 3 टाइम्स ऑफ k आ रही है, k2 डैश की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ k आ रही है, k3 डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 टाइम्स ऑफ k आ रही है, तो सबकी वैल्यू ही हमारे पास 3k के बराबर आ जाएगी। अब वो किसी भी कॉम्बिनेशन में आपको दे सकता है कि भैया आपने इस k1 डैश, k2 डैश और k3 डैश को क्या करा, पैरेलल लगा दिया, तो बताओ आंसर कितना आएगा, सीरीज में लगा दिया तो बताओ आंसर क्या आएगा। ये तो अपने आप छोटे मोटे क्वेश्चन है जो हम लोग बाद में सॉल्व कर सकते हैं। ये खत्म हमारे पास। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं रिड्यूस्ड मास सिस्टम। जब आपको 2 अलग अलग मासेस दे दिए जाएं, 2 अलग अलग स्प्रिंग से जोड़ दिया जाएगा, तो रिड्यूस्ड मास सिस्टम में सबसे पहले आप रिड्यूस्ड मास निकालोगे। रिड्यूस्ड मास हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये तो हो गया हमारे पास एक बेसिक सा क्या, रिड्यूस्ड मास। और जो स्प्रिंग्स हमने यहाँ पर लगा रखी हैं, ऑब्वियसली ये जो दोनों स्प्रिंग्स हैं, आपको नहीं लगता ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल में है, यस, तो पैरेलल में होती है तो ऐड हो जाती है। तो रिड्यूस मास का फॉर्मूला है m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, और ये दोनों स्प्रिंग आपस में पैरेलल में है तो k1 प्लस k2। जो आप पहले फॉर्मूला लगाते थे 2π√m/k, अब इस m की जगह आप रिड्यूस मास म्यू लिखोगे और k की जगह k इफेक्टिव लिखोगे, दैट्स इट। इन दोनों को रिसिचुएट कर देना, यू विल गेट द आंसर। तो मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब हुआ क्या, हमसे क्या कहा गया कि आपके पास एक वुडन ब्लॉक है,
ये h हाइट तक क्या है, इमर्ज्ड आउट है, पानी के अंदर है। इसकी टोटल लेंथ हमारे पास कितनी दे रखी है, टोटल लेंथ l दे रखी है। अगर मान लो इसे मैंने हल्का सा ऊपर से टैप करा तो इसका टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकालना है, तो वो टाइम पीरियड कितना निकल कर आ जाएगा, इट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ द हाइट विच इज बीइंग इमर्ज्ड इनटू द वाटर अपॉन में ग्रेविटी g, और इसको हमने क्या लगा दिया, अंडर रूट पर लगा दिया, एज सिंपल एज दैट। हाँ ठीक है, थोड़ी सी स्क्रीन को एडजस्ट करा, सही हो गई स्क्रीन। हाँ, तो ये हमारे पास बेसिक सा फॉर्मूला निकल कर आएगा। आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ऊपर वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीचे वाले फॉर्मूले में ध्यान से देखो, m हो जाता है हमारे पास मास ऑफ द बॉडी अपॉन में डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एरिया ऑफ द बॉडी इनटू ग्रेविटी। मतलब एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, जो ये ब्लॉक है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। तो मास ऑफ द ब्लॉक, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एरिया ऑफ द ब्लॉक और ग्रेविटी। ये फॉर्मूला कुछ ऐसे है, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन में डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्लॉक इनटू ग्रेविटी। मैं लिख देता हूँ, ये काम नहीं कर रहा है, बेकार का पेन, ये लो, कभी तुम लोग कंफ्यूज होते रहो, ये ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है, सिंपल सी बात। इक्विलिब्रियम पर ये फॉर्मूला दैट इज डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन में डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विल बी इक्वल टू h अपॉन में l। ये थोड़ा सा चीजों को आपको याद रखना है एंड यू विल बी कंफर्टेबल विद द फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूले याद रखना। अब पिस्टन प्रॉब्लम, पिस्टन सिलेंडर प्रॉब्लम, तो क्या है कि एक आपको पिस्टन दे रखा है, उसके ऊपर वो सॉरी एक आपको सिलेंडर दे रखा है, अंदर आपके पास गैस भरी है, गैस पर मैंने ऐसे पिस्टन लगा दिया। अब हुआ क्या, मैं इसे नीचे दाबूंगा तो ये एसएचएम दिखाएगा, लेकिन इसके दो फॉर्मूले हमारे पास हो जाते हैं, एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। हम यहाँ पर मानकर चल रहे हैं इस पिस्टन का मास m है और इसका एरिया कितना दे रखा है हमारे को a। अरे दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब सही दिख रहा होगा। तो पिस्टन का मास m है, एरिया a है, इसके अंदर जो गैस भरी है उसकी वॉल्यूम इतनी है h इंटू a। तो फार्मूला हो जाएगा, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ m v नॉट, वेयर v नॉट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस विच इज इनसाइड द पिस्टन, m क्या हो जाएगा, मास ऑफ द पिस्टन, p नॉट क्या हो जाएगा, जो प्रेशर यहाँ पर हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर है पिस्टन के जो एग्जिस्ट कर रहा है, इंटू ए स्क्वायर, एरिया क्या हो जाएगा हमारे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पिस्टन का स्क्वायर। ठीक, अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इस सेम फॉर्मूले के अंदर तुम एडियाबैटिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दोगे और कुछ नहीं करना, दैट्स इट। नेक्स्ट, एसएचएम इन द टनल। अब ये देखो, ये जो टनल पार्ट है ये, हाँ अब मुझे दिख रहा है, मुझे ही स्क्रीन नहीं दिख रही थी एक्चुअली। हाँ, अब ये जो टनल पार्ट है, टनल पार्ट चाहे कैसा भी हो, चाहे वो कॉर्ड लाइन हो जाए, चाहे वो डायमीटर की लाइन हो जाए, कोई सी भी लाइन हो जाए, कोई सी भी टनल, कहीं से भी आप कैसी भी टनल किसी भी ओरिएंटेशन में पास कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। द टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन में ग्रेविटी स्मॉल g। ठीक, खत्म, दैट्स इट। नेक्स्ट, चार्ज का एसएचएम की हम बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लगा दिए और बीच में एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, उसे हमने क्या करा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर डिस्प्लेस करने की कोशिश करी। तो फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड चार्ज, ये जो चार्ज हम ले रहे हैं इसका मास मल्टीप्लाई बाय डी का होल क्यूब। अब यहाँ पर डिस्टेंस देख लो इस चार्ज की, इस चार्ज से डिस्टेंस, ये बिल्कुल मिडल में पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल कहाँ पड़ा है, मिडल में पड़ा है। तो ये जो डी डिस्टेंस होगी ये टोटल डिस्टेंस की आधी हो जाएगी, तो कितनी हो गई, एम डी क्यूब अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ के क्यू क्यू। तो कैपिटल क्यू इज द चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, कैपिटल क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज, स्मॉल क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेस ओवर हियर। ठीक है, के की वैल्यू तो हम सभी जानते हैं कितनी हो जाती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यही केस अगर तुम यहाँ पर लेकर चलो कि बीच में रखा हुआ चार्ज हमारे पास क्या हो जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, मतलब वो जो कैपिटल क्यू हम इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए देख रहे थे वो तो नेगेटिव था, है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, वैसे देख लेना, लेक्चर नीचे रखा होगा। तो मेन चीज क्या है, ये तो नेगेटिव चार्ज था, ये तो इक्वेटोरियल लाइन पर डिस्प्लेस आउट होगा, लेकिन अगर मान लो ये पॉजिटिव हो जाता तो एक्सियल लाइन पर ऐसे 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 करके एसएचएम दिखाएगा। इस केस के लिए फॉर्मूला ये सेम ही रहेगा, एम डी क्यूब अपॉन में के क्यू क्यू, बस यहाँ पर 2 का फैक्टर है तो यहाँ पर 4 का फैक्टर आ जाएगा। तो तुम्हें फॉर्मूले को बस ध्यान से रख लेना है कि यार ये चीज तो हमारे पास कांस्टेंट ही हो गई, एम डी क्यूब अपॉन में के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, बस जो तुम्हारा फैक्टर बदलेगा वो यहाँ पर बदलेगा। इस वाले केस में, ऊपर वाले केस में जब नेगेटिव चार्ज है तो फैक्टर 2 आ जाएगा, नीचे वाले केस में जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो फैक्टर 4 आ जाएगा।
क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। कंपाउंड पेंडुलम के अंदर क्या होता है, हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन में mgd। अब ये d डिस्टेंस क्या होता है, d इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द हिंज पॉइंट इटसेल्फ। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर रिंग है, रिंग को मैंने यहाँ खूंटी से टंगा दिया, ये रिंग है, रिंग को मैंने यहाँ खूंटी से टंगा दिया और पूछ रहा हूँ कि भैया टाइम पीरियड कितना है इसका। तो यहाँ पर करना तुम्हें कुछ नहीं है, यही फॉर्मूला लगाना है। बस यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम लिखोगे वो इस वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लगा देना है। तो यहाँ वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ mr² पैरेलल एक्सिस थ्योरम से तुम लगा सकते हो, मैंने लिख रखा है। d इज द डिस्टेंस इन बिटवीन द सेंट्रल एक्सिस एंड दिस हिंज एक्सिस, सो md² आ गया, एंड mr² इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट दिस सेंट्रल एक्सिस इटसेल्फ। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, जिस पॉइंट के अबाउट तुम इसे झुलवाना चाहते हो। क्लियर, और अपॉन में mgd, सिंपल सी बात, मास ऑफ द रिंग, ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस इन बिटवीन द एक्सिस अबाउट विच योर ऑसिलेशंस आर टेकिंग पार्ट एंड द सेंटर ऑफ मास। क्लियर है, ठीक है। तुम्हारे में याद रखना, मैं इस केस में सेंटर ऑफ मास बोले जा रहा हूँ, तुम्हारे में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पर लाई कर रहा है, तो तुम लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं। टॉरिजोनल पेंडुलम में क्या होता है, तुम लिखोगे सेम फॉर्मूला, बस I बाय C कर दोगे, वेयर C इज द टॉरिजनल कांस्टेंट ऑफ दिस वायर। मतलब ये वायर जो है ये कितनी आसानी से नहीं मुड़ पाता, तुम इसे मोड़ दोगे वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। जैसे अरे ये वायर हो गया, अब ये वायर हो गया, मैं इसे मोड़ने की कोशिश करूंगा, ये वापस अपनी जगह पर आ गया। फिर एक रस्सा हो गया, तो स्टिफनेस उसकी, कैड़ापन, उसे तुम सी बोलते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अब इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई पूछे तो यार ये है क्या, ये तो डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी इक्वल टू mr² बाय 2, एज सिंपल एज दैट, ये भी खत्म। अब SHM ऑफ अ डाइपोल इन द फील्ड, अगर मान लो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या लिखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डाइपोल अपॉन में PE। ये नीट के अंदर आ चुके हैं, पिछले साल भी आए हैं और हर साल आएंगे, तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फार्मूले डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ड्राइव नहीं करवाएंगे। वो सिर्फ या तो ये बोलेंगे कि भैया वैल्यूज निकाल दो या ये रिलेशन हम दे रहे हैं, बस रिलेशन वेरीफाई कर दो। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप लगाओगे I अपॉन में PE, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या लगाओगे, I अपॉन में MB, M हमारे पास और B। ये बात क्लियर है, वेयर B इज द मैग्नेटिक फील्ड, M इज द मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर, जैसे यहाँ डाइपोल मोमेंट होती है या मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी, डरने की कोई बात नहीं है, सेम फॉर्मूले हैं, किसी एक को याद रख लेना, दूसरा अपने आप कन्वर्जन में आ जाता है। लास्ट थिंग हमारे पास क्या आ जाती है, सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल। अगर दो SHM को ऐड करते हैं तो सुपर इम्पोज करके एक नया SHM बनाते हैं। तुम्हें याद होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें वही फॉर्मूला हमें लगाना पड़ता है। ए नेट अगर हम यहाँ पर देखेंगे दैट विल बी अंडर रूट ऑफ A² प्लस A1² प्लस A2² प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 कोसाइन ऑफ एंगल इन बिटवीन बोथ ऑफ द वेक्टर्स, है ना, y1 y2 हमारे पास दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पहले से ही दे रखे हैं। और अगर हमारे को द एंगल इन बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द रेफरेंस वेक्टर निकालना है विच इज थीटा इटसेल्फ, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ A2 sin phi अपॉन में A1 प्लस A2 cos phi। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ये वही है जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर में हम पढ़ चुके हैं, सेम वही फॉर्मूला है, कुछ भी अंतर नहीं। लेकिन अब इन दोनों को हमने ऐड करा तो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल कर आएगा विच इज द नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू x इक्वल टू a नेट, ये रहा a नेट तुम्हारे पास, साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा, थीटा आपने यहां पर से निकाल लिया, a नेट आपने यहां पर से निकाल लिया। ध्यान में ये रखना कि दोनों के जो ओमेगा रहेंगे वो सेम रहेंगे, अलग अलग नहीं रहने वाले। सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के हम दो SHM यहाँ पर लेकर चल रहे हैं एंड दैट विल बी द सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल। ये हो गया हमारा, ये भी खत्म। तो बच्चों बस आज के लिए SHM में इतना ही। डिटेल्ड लेक्चर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ अपनी कॉपी मेंटेन कर लेना, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना इन वीडियोस को निकालने का कोई फायदा नहीं होने वाला मेरे को। मैं बस चाहता हूँ कि तुम लोग के फॉर्मूला बुकलेट बन जाए ताकि एंड मोमेंट पर तुम लोग इधर उधर से डाउनलोड ना करते रहो, भागते ना रहो, अपनी राइटिंग की फॉर्मूला बुकलेट होंगी तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं।